मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति की क्लास पढ़ाएंगे। अगर आपने इससे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार की क्लास नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में जानने से पहले हम शब्द के बारे में जानें। देखते हैं, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझ पड़े सो अर्थ। यानी जो सुनाई पड़े वह शब्द और जिसका अर्थ समझ में आ जाए वह शब्द है। अब जैसे मिठाई का नाम सुनते मुंह में पानी आना। अब मिठाई की जगह किसी और का नाम सुनते तो मुंह में पानी नहीं आता है ना। और ये समझ लिया कि मिठाई एक मीठी वस्तु है ना। इसके अर्थ को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा। देखते हैं, जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्द शक्ति है। यानी मिठाई का नाम सुनते मुंह में पानी है, एक अर्थगत प्रभाव पड़ता है। जितने भी शब्द हैं ना, आप जैसे गाय का ही बोल लो, गाय ले लो तो गाय का समझ जाते कि जानवर है ना, तो एक अर्थगत प्रभाव पड़ता है ना। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, वांछित अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य शब्द शक्ति है। उदाहरण देखते, राधे की गाय 5 किलो दूध देती है। अब अगर यहाँ गाय की जगह शेर कर देते तो क्या सही अर्थ बैठता? प्रसंगानुसार नहीं बैठता। यहाँ गाय सही शब्द, क्योंकि गाय दूध देती है ना। अब दूसरा है, सीता बिटिया गाय है। अब यहाँ सीता बिटिया हिरन बोलते, सीता बिटिया हिरन है, तो सही अर्थ नहीं बैठता है ना। प्रसंगानुसार सही शब्द भी नहीं बैठता। यहाँ गाय का अर्थ किससे? सीधी से। तो शब्द सही होने चाहिए प्रसंगानुसार, उनका अर्थ भी सही होना चाहिए है ना प्रसंगानुसार। अब शक्ति को व्यापार या वृत्ति भी कहा जाता है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकार: पहला अविदा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। पहली शब्द शक्ति अविदा, इसके शब्दों को क्या कहा जाता है? वाचक। इसका अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। इसकी परिभाषा देखते हैं, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे पहले साधारण, प्रसिद्ध, लोक प्रचलित, पूर्व विदित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। अविदा को प्रथम शब्द शक्ति भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मोर नाचता है। मोर नाचता का और कोई तो अर्थ होगा नहीं, तो इसमें अविदा शब्द शक्ति है। दूसरा उदाहरण, राम लक्ष्मण वन जा रहे हैं। अगर यहाँ होता राम वन जा रहे हैं तो हम समझ लेते राम नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो बन जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण आ गया तो हम तुरंत समझ गए कि ये राजा दशरथ वाले राम लक्ष्मण की बात हो रही। तो राजा दशरथ वाले राम लक्ष्मण की कहानी तो प्रचलित है ना। तो यहाँ अविदा शब्द शक्ति है। आगे है उदाहरण, कमल का पुष्प बहुत सुंदर है। अब कमल का पुष्प बहुत सुंदर है तो सुंदर है ना। तो इसमें भी अविदा शब्द शक्ति, कोई अलग अर्थ नहीं होगा। अगला, रामन पुस्तक पढ़ रहा है। अब कोई इसका अलग अर्थ तो है नहीं, तो इसमें भी अविदा शब्द शक्ति है। आगे, इस शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों के खंड खंड कर दिए जाए, उनका कोई सार्थक खंड ना हो, है ना, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि दिन है, दिन का दा और ना सार्थक खंड कर दिया, कोई उनका सार्थक खंड नहीं हो रहा है ना। दा और ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है ना। तो ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक, 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द, जैसे पाठशाला है ना, विद्यालय है। तीसरा योग रूढ़ शब्द, 2 शब्दों से मिलकर तो बनते हैं ये शब्द, लेकिन इनका अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नील और कंठ 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन नीलकंठ का अर्थ हम लोग शिव जी से लेते हैं ना, तो विशेष अर्थ हो जाता है।
अगली शब्द शक्ति है लक्षणा। इनके शब्दों को क्या कहा जाता है? लक्षक, और इनका अर्थ क्या कहलाता है? लक्षार्थ। देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा होने पर या आपदा से वांछित अर्थ बोध न होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा की शर्तें। पहली शर्त क्या है? मुख्यार्थ में बाधा। दूसरी क्या है? मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। तीसरी क्या है? रूढ़ या प्रयोजन। अब उदाहरण दे, तुम तो गधे हो। यहाँ गधे को अर्थ जानवर हुआ मुख्य अर्थ, लेकिन यहाँ गधे से मूर्खता से लिया जा रहा है ना, तो मुख्यार्थ में बाधा हो रही है ना, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला उदाहरण, शिवाजी महाराज शेर हैं। शेर का अर्थ है यहाँ जानवर से, शेर कोई जानवर है, लेकिन हम जानवर नहीं से यहाँ बहादुरी से ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ भी मुख्य अर्थ में बाधा नहीं है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है, सारा घर घूमने गए। यहाँ घर से नहीं ले रहे, सारा घर तो जा नहीं सकता, उठ के चला जाए घर है, घर में रहने वाले लोगों से है, तो यहाँ भी मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है, यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे है, सैनिकों ने कमर कस ली, है ना। अब कमर तो कोई कस नहीं सकता है, तो यहाँ कमर कसने से तात्पर्य तैयारी कर ली है ना, तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब दृष्टि भी कहीं मार खाती है ना रोती है, तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, है ना, तो जब भी शर्म की या लज्जा की बात होती है तो हम लोग बोल देते जाओ चुल्लू पानी में डूब मरो जाके, तो ये एक मुहावरा बोल देते हैं, एक ऐसी कहावत या रूढ़ी चली आ रही है ना, शर्म या लज्जा की बात होती तो हम बोल देते हैं, तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ होती है। अब ज़्यादा प्रकाश हो जाए तो दीपक की जो लौ होती है ना, उसका प्रकाश उतना दिखाई नहीं देता, तो यहाँ का विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ होती है, इसका ज़्यादा प्रकाश नहीं दिखाई देता दीप का, है ना, दीपक का, तो लौ भी तो कहीं रोती है ना, लौ रोने से तो अर्थ ले नहीं रहे, तो यहाँ भी मुख्य अर्थ में बाधा है। आगे, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बल होती है। अब महल के लिए झोपड़ी बल होती, झोपड़ी की भी कहीं बलि होती है ना, बलि दी जाती नहीं ना, यहाँ बलि से मतलब है कि महल के सामने झोपड़ी महत्वहीन लगती है ना, झोपड़ी कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। सभी मुहावरे व लोकोक्ति लक्षणा के उदाहरण, लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है ना। इसके दो मुख्य भेद होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के, पहला रूढ़ लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। तो पहला देखते हैं रूढ़ लक्षणा। रूढ़ का अर्थ है लोक प्रचलन या प्रसिद्धि, तो जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ या लोक प्रचलन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ लक्षणा होती है। उदाहरण देते, आप तो एक कदम राजा हरिश्चंद्र हैं। अब क्या है, राजा हरिश्चंद्र, जब भी हमें ईमानदार बोलना होता किसी को तो हम उसे यह कह रहे तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो ना, तो एक रूढ़ चली आ रही कि ईमानदार किसी को बोलना हो तो हम हरिश्चंद्र बोल देते, तो यहाँ भी रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे, आग बड़वागी से बड़ी है आग पेट की। अब पेट में भी कहीं आग लगती है, आग पेट की है ना, मुख्य अर्थ इसका हुआ, लेकिन ये हमें एक कहावत चली है, रूढ़ चली आ रही कि हमें जब भी बहुत तेज भूख लगती है तो हम बोल देते अरे पेट में आग लग रही, तो यहाँ भी रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे, राजस्थान युद्ध में उतरा है, उसके सामने कौन टिकेगा। राजस्थान पता है वीरों की भूमि है, तो हम लोग एक कहावत चली कि राजस्थान के सामने कौन टिका है युद्ध में, है ना, तो ये भी रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। आगे है लक्षण शब्द शक्ति का भेद, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य और अभिप्राय। परिभाषा देखते हैं, जहाँ किसी शब्द का नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है।
उदाहरण देखते हैं, लड़का शेर है। अब यहाँ शेर का अर्थ है बहादुरी से लिया जा रहा है। शेर एक जानवर, मुख्य अर्थ इसका यहाँ बहादुरी से लिया जा रहा है ना। विशेष प्रयोग, बहादुर तो हम बोल नहीं पा रहे, हमने बोल दिया शेर है, तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। आगे दूसरा उदाहरण, सिर पर क्यों खड़े हो। अब सिर पर क्यों खड़े हो निकटता से, पर हम इसे निकट नहीं बोल पा रहे, हमने बोल दिया सिर पर क्यों खड़े हो, तो यहाँ भी प्रयोजनवती लक्षणा है। आगे, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। यहाँ आत्मा, यहाँ गांधी जी को बोला जा रहा, यहाँ गांधी जी पवित्र है, उनकी वे पवित्र है ना, है दोष रहते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा बोल दिया है, यानी पवित्र हो मतलब बहुत ईमानदार है, वो नहीं बोला जा रहा, उन्हें आत्मा बोल दिया गया है ना, तो यहाँ भी प्रयोजन। आगे, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्रि, जल में अंतर निहित। यहाँ तीर से अर्थ बाण है, बाण से नहीं है, यहाँ तीर से मतलब कि सूर्य की किरण से, तो यहाँ भी यहाँ सूर्य की किरण से अर्थ नहीं ले, यहाँ तीर बोल दिया गया है, तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। आगे, प्रयोजनवती लक्षणा की भेद, पहला भेद इसका गौड़ी लक्षण, दूसरा शुद्धा लक्षण। गौड़ी लक्षण देखते हैं, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर समान गुण रूप धर्म के द्वारा अन्य अर्थ लक्षात ग्रहण किया जाता है, वहाँ गौड़ी लक्षणा होती है। उदाहरण देखते हैं, वे पुरुष सिंह है। अब सिंह का अर्थ यहाँ बहादुरी से लिया जा रहा है, बहादुर होना क्या है, गुण है, तो यहाँ गौड़ी लक्षणा है ना। दूसरा उदाहरण, गिरधारी के नयन कमल हैं, कमल का अर्थ यहाँ सुंदरता से लिया जा रहा है ना, तो यहाँ भी गौड़ी लक्षणा है ना। सुंदरता क्या हुआ, एक गुण ही हुआ है ना, और रूप की बात हो रही, तो यहाँ गौड़ी लक्षणा है। अब आगे है, गौड़ी लक्षणा के दो भेद, सारोपा लक्षणा और सांध्या वसाना लक्षणा है। सारोपा लक्षणा देखते हैं, जब किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बताया जाता है। उदाहरण देखते, राधिका गाय है। अब पहले उपमेय उपमान समझते, राधिका उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे की जाए तुलना, तो यह राधिका क्या उपमेय, गाय क्या उपमान। यह राधिका गाय है, यहाँ एक बताया जा, एक अभेद बताया कि राधिका गाय है ना, तो यह गाय का अर्थ क्या, सीधी से है। दूसरा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, यहाँ उदित उदयगिरि मंच पर यानी राम रूपी प्रकाश का आगमन हो रहा है, तो एक अभेद बताया जा रहा है, तो यहाँ भी सारोपा लक्षण है। जितनी भी रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। आगे है संध्या वसाना लक्षणा, इसमें उपमेय का कथन नहीं होता, केवल उपमान का कथन होता है। यह लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छुप जाता है। उदाहरण देते, अब सिंह अखाड़े में उतरा, यहाँ सिंह से अर्थ है बहादुरी से, लेकिन यहाँ उपमेय नहीं है, कौन बहादुर ये पता नहीं है ना, उपमान है यहाँ, तो यहाँ संध्या वसाना लक्षणा है। आगे है बैल कहीं का, कौन बैल, यहाँ बैल का अर्थ है मूर्खता से, पर कौन है मूर्ख ये पता नहीं, तो यहाँ भी संध्या वसाना लक्षण है। आगे शुद्धा लक्षण, जहाँ गुण सादर्श को छोड़कर अन्य किसी आधार पर साचर समीपता आधार अधिकार कारण संबंध के आधार पर लक्ष्यात ग्रहण किया जाता है, वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। उदाहरण देते, गंगा पर घर है। अब गंगा पर घर तो होगा नहीं, यहाँ गंगा पर घर है तो मतलब गंगा के पास निकटता से है, तो यहाँ शुद्ध लक्षणा है। आगे है महात्मा गांधी को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा, यानी साचर्यता की बात हो रही है, लोग मिल रहे हैं ना,
सारा शहर उमड़ पड़ा। शहर तो उठ के जाएगा नहीं, यहाँ शहर में रहने वाले लोगों की बात हो रही, तो यहाँ भी शुद्ध लक्षणा है। अब शुद्ध लक्षणा के दो भेद, उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा देखते, जहाँ मुख्यार्थ से के साथ साथ लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो। जैसे पगड़ी की लाज रखी, अब पगड़ी का अर्थ पगड़ी है, और यहाँ पगड़ी का अर्थ पगड़ी मुख्यार्थ है, और पगड़ी का ना इज्जत से भी, तो यहाँ दोनों चीजें हैं ना, तो यहाँ उपादान लक्षणा। जैसे उदाहरण देखते हैं दूसरा, चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवाली। यहाँ चक्र सुदर्शन, ये पता है कि चक्र सुदर्शन चल जाए तो इंसान अच्छा तो होगी होगी, लेकिन यहाँ चक्र सुदर्शन से भगवान विष्णु से भी तात्पर्य है, तो यहाँ मुख्यार्थ और लक्षण दोनों ही, यहाँ भी उपादान लक्षणा होगी। अब है लक्षण लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है ना, वहाँ लक्षण लक्षणा होती। जैसे उदाहरण देते, माधुरी नृत्य में प्रवीण है। अब प्रवीण करते मतलब कोई बीड़ा में प्रवीण होशियार हो, प्रवीण करते मतलब बीड़ा में प्रवीण, लेकिन यहाँ प्रवीण से मतलब होशियार से लिया जा रहा है ना, मुख्यार्थ नहीं लिया जा रहा, सिर्फ लक्ष्यार्थ को ही लिया जा रहा है इसमें, तो यहाँ लक्षण लक्षणा सब सकती है। आगे शत्रु चौकन्ना हो गया। और चौकन्ना से यहाँ तत्पर चार कोनों से नहीं है, चौकन्ना से हो गया यहाँ मतलब सावधान हो गया, तो मुख्यार्थ यहाँ चौकन्ना नहीं लिया जा रहा, यहाँ सावधानी से लिया जा रहा, तो यहाँ लक्षण लक्षण सब शक्ति का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना। इनके शब्दों को क्या कहा जाता है, व्यंजक। इसका अर्थ क्या कह रहे थे, व्यंग्यार्थ या व्यंजार्थ। परिभाषा देखते, जब किसी शब्द के अप्रेरित अर्थ का बोध ना तो मुख्यार्थ से होता है और ना लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सॉरी, उदाहरण देखते हैं, संध्या हो गई। अब संध्या हो गई का अर्थ यहाँ बहुत से घर में मम्मी होंगी, वो समझेंगी दीपक लगाओ संध्या हो गई है, कोई समझेगा खाना बनाओ संध्या हो गई, कोई बाहर होगा तो उसे चलो संध्या हो गई घर चले, है ना, तो ये सब लोग अलग अलग अर्थ ले लेंगे, है ना। यहाँ मुख्य अर्थ कोई नहीं समझेगा, न लक्ष्यार्थ है यहाँ पे, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। यहाँ कबीरदास जी दुख की बात कर रहे, एक अलग अर्थ में ले लिया, कोई मुख्य अर्थ नहीं ले रहा, ना इसमें कोई लक्ष्यार्थ है ना। यहाँ दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, दुख की बात हो रही कि मृत्यु और जन्म मृत्यु के बीच से कोई नहीं बचा, इससे इनसे सबको गुजरना पड़ता है, जन्म मृत्यु के बीच में दुख होता है, इससे सबको गुजरना पड़ता है, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे व्यंजना के दो भेद होते हैं, पहला शाब्दी व्यंजना, दूसरा अर्थी व्यंजना। देखते हैं शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर ही निर्भर रहता है, वह शाब्दी व्यंजना होती है। यह केवल अनेकार्थक शब्दों में होती है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो तभी यह शाब्दी व्यंजना होगी। जैसे कि चिरजीवो जोरी जोरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए ब्रसभान जा वे हलदर के वीर। ब्रसभानुजा से क्या है, यहाँ ब्रसभानुजा से क्या है, यहाँ ब्रसभानुजा से ब्रस मतलब बैल है ना, भानुजा मतलब ब्रसम माने बैल, अनुजा मतलब पुत्री, यानी बैल की बहन से यहाँ नहीं है, यहाँ राधिका जी से है, तो एक शब्द के दो अर्थ हो, यहाँ शाब्दी व्यंजन है। हलदर से यानी हल को धारण करने वाले से नहीं, हलदर से यहाँ बलराम जी से भी हो रहा, तो यहाँ भी एक शब्द के अनेक अर्थ, तो यहाँ शाब्दी व्यंजना है। आगे शाब्दी व्यंजना के दो भेद, अविदा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। आगे अविदा मूला शाब्दी व्यंजना, अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ में
नियंत्रित हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा उन शब्दों से दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह आपदा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण, मालिनी आज कहे ना क्यों वह रसाल को हाल, यानी कि एक स्त्री है वो अपने प्रियतम का हाल पूछ रही। यहाँ रसाल का अर्थ रसाल है ना, आम से भी होते रसाल का अर्थ, लेकिन यहाँ प्रिय व्यक्ति का वह रसाल को मतलब मालिनी आज कहे ना क्यों वह रसाल को, यानी मेरे प्रीतम का हाल कैसे है ना। तो यह आपदा मूला शाब्दी व्यंजना है। प्रिय रसाल का अर्थ है प्रिय व्यक्ति से लिया जा रहा, प्रीतम से लिया जा रहा। आगे है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। लाक्षणिक शब्द पर आश्रित व्यंजना लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। जैसे उदाहरण, फली सकल मन कामना लूट्यो अगड़ित चैन, आज अचे हरे रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। फली मतलब पूरी हुई, लूट्यो मतलब प्राप्त किया, अच्छे मतलब देखा, हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। यहाँ क्या कि एक दुखियारी वियोगिनी पत्नी थी, उसने हरि को देख लिया, अपने पति को देख लिया, तो उसका जो मन है वो आनंद से भर गया, उसने आनंद प्राप्त कर लिया है ना। उस अपने पति को देखकर उसे आनंद की अनुभूति है। तो यहाँ लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना है। आगे आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण देश आदि का बोध कराती है। उदाहरण देखते, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात है अजजी वह यमुना के तीर। यहाँ गोपियाँ हैं, यहाँ श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को अपने मन का हाल बताना चाह रहे है ना। तो उन्होंने कह दिया सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, है ना, मन हवे जाते अजजी वह यमुना के तीर, अपने मन का हाल बता रहे है ना। तो यहाँ आर्थी व्यंजना है। दूसरा उदाहरण, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ ममता का भाव और यहाँ स्त्री के दुख की बात की जा रही है ना। तो यहाँ अलग अर्थ ले रहे हैं, मतलब ना तो लक्ष्यार्थ आ रहा है या मुख्यार्थ आ रहा है। यहाँ स्त्री के ममता की बात हो रही है और दुख की बात हो रही है, तो यहाँ आर्थी व्यंजना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।